तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जो आपका मिड टर्म जैसे कि बहुत करीब है, तो हम लोग जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपको पेपर में प्रॉब्लम दे सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। आज हम इसमें पार्ट 1 जो बुक है आपकी सिर्फ वही वाले ग्राफ ले रहे हैं, बाकी पार्ट 2 के भी ले आऊंगा मैं जल्दी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में चैप्टर 1 में पहला जो ग्राफ है वो है स्फेरिकल शेल के लिए। हम सबको पता है कि अगर मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि चार्ज अंदर क्या है, जीरो है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जो सरफेस या आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के चेंज होने से चेंज होगी और उसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो ये वही बता रखा है कि अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जब ये इनर वाला पार्ट हो गया, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। वो ये वाला ग्राफ है। तो जितने ग्राफ हो रहे हैं आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो या एक शीट पे नोट डाउन करते चलो, या फिर एक काम करो स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी पीडीएफ बनाते चलना। ये आपके ग्राफ हो गया 1, इसको नोट डाउन कर लो। अब सेकंड ग्राफ देखते हैं हम लोग। सेकंड ग्राफ चैप्टर नंबर 2 का है, जहां वाई एक्सिस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को प्लॉट कर रखा है। हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है और पोटेंशियल का होता है के क्यू बाय आर, ठीक है। इस ग्राफ को समझो, ये वैल्यू आपको दे रखी है आर इक्वल टू 1। अब सोचो आर इक्वल टू 1 पर क्या ये दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, के और क्यू सेम है, 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 भी 1, तो ई और वी दोनों सेम हो जाएंगे आर इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम है। अब लेकिन देखो ध्यान से, जैसे जैसे आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आप देखो जब भी हम जैसे 0.4 ले रहा हूं 1 से छोटा है, ऐसी वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जो नंबर होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आर स्क्वायर सेम वैल्यू पर ज्यादा कम हो रहा है तो आर स्क्वायर अगर कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। सिमिलरली इसमें सेम वैल्यू पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा क्या होगा, कम। लेकिन जैसे ही फिर आर बढ़ता चला जाएगा, 1 से ज्यादा होता जाएगा, तो जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी आर की बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ 3 पार्ट में डिवाइड है, आर इक्वल टू 1, आर लेस देन इक्वल टू 1 और आर मोर देन इक्वल टू 1। तो ये वाला तो मैंने समझा दिया। इसमें देखो इसमें क्या पता चल रहा है, ये वाली जो एक्सिस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये क्या है, पोटेंशियल की। आर के बाद देखो जैसे जैसे आर के बाद वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 1 से बड़ी होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से नीचे की तरफ, ये ऐसे होगा, नीचे की तरफ घटती जा रही है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में कम डिक्रीज हो रहा है। तो ये सेकंड ग्राफ है हमारा, इसको भी नोट डाउन कर लो या इसका। अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, ये ग्राफ आप सबको पता है ओम्स लॉ का कि ऐसे ऐसे करंट बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। अगर स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बट इसमें गड़बड़ क्या हो जाती है, कई बार ये इसकी जो एक्सिस है ये चेंज कर देता है। इधर देखो वाई एक्सिस पर करंट है और इधर है। अब इसमें स्लोप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपको इस ग्राफ का खासकर ध्यान रखना है। आपको पहले प्लॉटिंग देखनी है, वी किस एक्सिस पर है और आई, तुक्केबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। सेम चैप्टर नंबर 3 के ये सारे ग्राफ है। तो फिफ्थ वाला तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ओम्स लॉ का, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो लीनियर ग्राफ देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गया हुआ है, ये एक्चुअल में ओम्स लॉ का ग्राफ है। लेकिन एक्चुअल में जो गुड कंडक्टर होंगे जैसे कॉपर वगैरह, उनमें ये क्या होता है, थोड़ा सा ग्राफ स्ट्रेट जा करके थोड़ा सा ऐसे रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये गुड कंडक्टर के लिए ये वाला, ठीक है। फिफ्थ वाला अब हम एक डायोड के लिए ग्राफ है। ये जब आप सबसे लास्ट चैप्टर अपना सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो उसमें ये चीज पढ़ोगे। इसमें यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस्ड, और यहाँ वोल्टेज नेगेटिव जा रहा है, ये क्या है, रिवर्स बायस। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट चेंज ही नहीं हो रहा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, फिर एकदम से एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर के करंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है और ये रिवर्स बायस का ग्राफ है।
सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इसको ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि यहाँ जो करंट है वो मिली एम्पियर में मिल रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कम, उससे भी ज्यादा कम माइक्रो एम्पियर पे मिल रहा है। सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बोर्ड्स में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है ये। इसमें क्या बता रहा है कि जो वोल्टेज है और करंट है, इसमें इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या चीजें ध्यान रखो कि करंट की सेम वैल्यू के लिए अलग अलग वोल्टेज है। एक वोल्टेज ये है और एक वोल्टेज ये है। सेम करंट की वैल्यू के लिए एक से ज्यादा वोल्टेज पॉसिबल है। और अगर आप ध्यान रखोगे यहाँ ये पॉजिटिव रीजन है और इसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है करंट, तो ये नेगेटिव रीजन हो गया। ठीक है, इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो अब अगले हमारे 3 ग्राफ है, ये चैप्टर नंबर 3 के ही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर के लिए हमारे जो ग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखो, ये तीनों ग्राफ बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये बता रहा है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल के लिए। ये कंडक्टर है, ये अलॉय है और यहाँ सेमीकंडक्टर है। अगेन सेमीकंडक्टर के ऊपर अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में आपके चैप्टर बाद में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है किसी भी कंडक्टर के लिए। सिमिलरली इसमें और इसमें देखो बस लीनियर नॉन लीनियर का है। अलॉय में क्या होता है, ग्राफ लीनियर होता है और इसमें नॉन लीनियर होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के अंदर तो देखो जस्ट इन दोनों के ही अपोजिट काम हो रहा है। इन दोनों में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये इन दोनों के मुकाबले ये बिल्कुल अपोजिट में काम करता है। ठीक है क्या, तो ये वाला ग्राफ हमारा सेल या बैटरी के लिए है। जैसे कि ये जानते हो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का। ठीक है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो जो ईएमएफ होता है किसी भी सेल का वो हमेशा फिक्स रहता है। जितना भी हो 4 वोल्ट 2 वोल्ट या जितने वोल्ट की बैटरी आपकी होगी, ईएमएफ फिक्स होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये ग्राफ यही बता रहा है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता रहता है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। लेकिन सोचो अगर 4 वोल्ट की बैटरी है तो क्या जो वोल्टेज आप ड्रॉप ले सकते हो, क्या 8 वोल्ट का ले सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक टाइम पर जाने के बाद ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा या कह दो बिल्कुल इसके साथ साथ चलने लगेगा। ये वाली लाइन ईएमएफ की है और ये वाली लाइन वोल्टेज ड्रॉप की है। तो चैप्टर 4 में जो हमारा ग्राफ है वो पहला ग्राफ तो मैं ये बता रहा हूँ हेलिकल ट्रेजेक्ट्री का। मान लेते हैं ये एक्स वाई जेड इस तरीके से हमने एक्सिस ले रखी है। अगर तो मेरा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर जाएगा तो यही सर्कुलर मोशन करने लगेगा। लेकिन अगर ये किसी एंगल पर आ रहा है तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो हेलिकल होगी। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सर्कुलर मोशन के लिए। और आगे की तरफ लेकर के जाने का काम कौन करेगा, जो पिच के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है क्या, ये हेलिकल ट्रेजेक्ट्री है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ और छोड़ देने वाला ग्राफ, पेपर में नहीं कर पाओगे अगर इस चीज को भूल गए तो इसको याद कर लेना। हमने पढ़ा था अगर आपके पास एक रिंग हो उसकी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, तो इसकी अब जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये x के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, r तो रेडियस कांस्टेंट है, ये रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है। रिंग की रेडियस कैपिटल r है, x ये डिस्टेंस है जिससे ये चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये x है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है क्या, इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लो। तो ये ग्राफ भी हमारा चैप्टर नंबर 4 का है। आपको याद है एक डेरिवेशन थी एम्पियर सर्किटल लॉ की जिसमें हम एक वायर के आउटसाइड सरफेस और इनर सरफेस पर इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो ये ग्राफ उसी चीज का है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रही है। ये वाला पोर्शन है इनसाइड का और ये वाला पोर्शन है आउटसाइड का। तो अगर ये सेंटर है, जैसे जैसे आप सेंटर से इसके सरफेस की तरफ जाओगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई आर। ठीक है, और जैसे जैसे आप सरफेस से बाहर की तरफ जाओगे, इस वायर से दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ये तीनों के तीनों ग्राफ हमारे चैप्टर नंबर 5 के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि ये ग्राफ ये 3 मटेरियल के लिए, ये वाला है डाया, पैरा और ये वाला है
फेरो मटेरियल। ठीक है क्या? अब ये चीज क्या बता रही है कि टेम्परेचर के चेंज होने से ससेप्टिबिलिटी कैसे चेंज होती है। तो डाया के लिए टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर कितना भी चेंज हो जाए इसकी ससेप्टिबिलिटी चेंज नहीं होगी। वहीं पैरा की बात करें तो रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। फेरो में नोट डाउन करने की बात क्या है, इसका क्यूरी टेम्परेचर पर इसका जो बिहेवियर है उस क्यूरी टेम्परेचर के बाद कुछ तरीके से ये पैरा की तरह बिहेव करने लगता है ये। ठीक है क्या? तो ये चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये जो 3 के 3 दिख रहे हैं आपको, ये तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 7 एसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फेजर डायग्राम। ठीक है क्या? इधर ये एक्स वाई हमने प्लेन ले रखा है जहां पर हमें वोल्टेज और करंट प्लॉट करना है। एक बार हमारा जो सर्किट है एसी सर्किट, उसमें सिर्फ क्या है, रजिस्टर है। ये इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, डायग्राम सिर्फ रजिस्टर होगा। एक बार सिर्फ क्या होगा, इंडक्टर होगा, और एक बार सिर्फ क्या होगा, कैपेसिटर होगा। तो जैसे हम जानते हैं जब सिर्फ रजिस्टर होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, तो दोनों को एक ही एक्सिस पर हम प्लॉट कर सकते हैं। और इनके बीच का जो फेज देख रहे हो आप 0 डिग्री है, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है। और ये कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी। ये सिर्फ जब एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आर। सिमिलरली ये जब सीरीज इसमें क्या हो, सिर्फ एल यानी कि इंडक्टर। तो यहां अगर आप देखोगे तो वोल्टेज ओमेगा टी एंगल पर है, लेकिन जो करंट है वो 90 डिग्री फेज में क्या कर रहा है, पीछे हो रहा है। तो इस ग्राफ से हमें एक चीज पता चलती है कि जब इंडक्टर रहेगा सिर्फ तो वोल्टेज फेज में आगे रहेगा और करंट लैग करेगा। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। वोल्टेज अगर ओमेगा टी पर है तो कैपेसिटर में जो करंट है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा बाय फेज पाई बाय 2। तो करंट आगे है एज कंपेयर टू, क्योंकि देखो इसका अगर फेज ओमेगा टी है तो इसका कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सिमिलरली इसका अगर ओमेगा टी है तो इसका कितना होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, या जनरल कोई भी हो सकता है। ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट कर लो, नहीं तीनों ग्राफ उतार लो, फिर हम डबल डबल की पेयर बनाते हैं इसके अंदर। डायग्राम में आप इन ग्राफ को अच्छे से समझना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ना इसी में प्रॉब्लम होती है। तो जो पहला ग्राफ आपको दिख रहा है ये एसी सर्किट में जब 2 के पेयर ले रहे हैं हम, इसमें सर्किट में क्या है, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, लेकिन फॉर इंडक्टर जो वोल्टेज होता है वो पाई बाय 2 से क्या कर रहा होता है, इससे लीड कर रहा होता है। वोल्टेज पाई बाय 2 से लीड कर रहा होता है। तो जब पेयर में बात करते हैं तो हम सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज को इधर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो किस तरीके से, तो जो VR है, अगर मैं VR को इस तरीके से प्लॉट कर दूं किसी फेस पर ओमेगा टी पर, मुझे पता है इंडक्टर इस VR से, देखो VR ऐसा है और इंडक्टर इससे पाई बाय 2 ऊपर है, मतलब आगे की तरफ है। तो इससे पाई बाय 2 आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, 90 डिग्री, ये देखो एंगल 90 डिग्री, ये क्या बन गया मेरा, VL। अब देखो अगर ये 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैं बनाऊंगा, मैंने ये ले लिया रिजल्टेंट, इसका नाम मैंने क्या कर दिया, रिजल्टेंट EMF या टोटल EMF बोल सकते हो सर्किट में, जो इन दोनों को सीरीज में लगाने पर आएगा। और ये जो एंगल बना रहा है इसको हम बोल देते हैं फाई। याद रखो ये फाई किसके बीच का एंगल है, VR और ER के बीच का एंगल है। तो अब देखो वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब मैं इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है क्या? तो ये ग्राफ है जो आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये मेरी वैल्यू हो गई VL की, ये ER की हो गई, क्योंकि जो डेरिवेशन है इसकी वो इस ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ER का स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, जो भी इसकी डेरिवेशन है। ठीक है, दूसरे ग्राफ में देखो इसमें हमने कौन कौन सी वैल्यू ले रखी है, R और C। तो VR तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन मेरे को पता है VL इसमें क्या करता है, करंट से कम होता है, तो वो बाय पाई बाय 2 हम डिक्रीज कर देंगे इसे। सिमिलरली ये मेरा VR, ये मेरा VC। अब इस बार देखो ये पाई बाय 2 मेरे को पीछे बनाना था तो मैंने इसे नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है, रिजल्टेंट मान लेते हैं कहीं आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऊपर बना लो या कहीं पर भी बना लो। हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा बन गया ER। अब इसको जस्ट पैरेलल इसको आपको शिफ्ट करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ये जो चीज है ये आपकी बन गई VC, ये आपका था VR, और ये जो नया है आपका EMF, और ये जो फेज होगा ये क्या होगा, फाई। ठीक है, तो ये ग्राफ 2 हो गए।
दो दो के पेयर में आपको सिर्फ ये दो चीजें ध्यान रखनी है। तीसरा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरीज एलसीआर सर्किट। इस ठीक है, तो अगला ग्राफ हम ले रहे हैं सीरीज एलसीआर का फेजर डायग्राम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन वी आर को मैंने ओमेगा टी पर प्लॉट कर रखा है जैसा आपको पता है, और वी एल 90 डिग्री आगे होता है और वी सी वी आर से 90 डिग्री क्या रहता है, पीछे। ठीक है, बाय पाई बाय 2 फेज में पीछे रहता है। अब इधर देखो, मान लेते हैं मेरे पास एक ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं हम इसे, और इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। तो क्या आप इस पूरे को ऐसा बोल सकते हो कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है? यस, क्योंकि आप देखो ये दोनों इस तरीके से थे कि मैंने दोनों को कंबाइन करके ऐसा कर दिया। अब इधर देखो, हम मान रहे हैं कि हमारा जो VL है यानी कि जो इंडक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट में है, तो मैं क्या करता हूं, इसको काट देता हूं और मैं नेट इसको लिख सकता हूं VL माइनस VC। बिल्कुल वही वाला काम किया है, व्हाट इज 1 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। इसी तरीके से ये जो नया वेक्टर हमें मिला है ये क्या है, थोड़ा कम हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, VL VC को माइनस कर दिया तो यहां पर ये आ गया। ठीक है, अब अगेन रिजल्टेंट बनाना है तो आप क्या करो, ये इस तरीके से ER प्लॉट करो, इसको कुछ नाम दे दो फाई। अब इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये हमने जब इसको पैरेलल शिफ्ट किया तो ये मेरे को मिल गया VL माइनस VC। अगेन पिछली बार की तरह सेम डायग्राम बनता, अगर आप VC को डोमिनेट कर देते तो पूरा का पूरा डायग्राम इस वाले नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। ठीक है, अब ये यहाँ 90 डिग्री है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आगे डेरिवेशन कर सकते हैं इसको। अब हम आ चुके हैं पहली बुक की सबसे लास्ट वाले ग्राफ के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर ये वाली जो आपको ऑसिलेशन दिख रही है या वाइब्रेशन दिख रही है, तो ये वाला कौन से प्लेन में है, जे, यानी कि वाई प्लेन में है। वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से ऑसिलेट करती है, और ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ऑसिलेट करती है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो पार्ट 1 थी इसके हमने सारे ग्राफ लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ छूटेंगे तो आप कमेंट में बताओ, हम लोग उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पार्ट 2 का आपके पास जल्द ही आएगा। तो अगेन आप लोग अपने मिड टर्म की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आपको किसी भी जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में करो, हम लोग उसके ऊपर काम जरूर करेंगे। तब तक के लिए छुट्टी करते हैं।